नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे जयशंकर प्रसाद की कविता का भावार्थ पेशोला की प्रतिध्वनि। उदयपुर में बनी हुई जो पिछोला झील है उसको लेकर, महाराणा प्रताप के शौर्य को लेकर जो कवि ने लिखा है, उसमें आगे का हिस्सा, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प ये विषाद के, विषाद कहते हैं दुख। अब वहाँ पर जो भी प्रसाद वर्णन कर रहे हैं कि पिछोला झील की तरंगें आज भी उसी तरह तरंगित हो रही है, परंतु वहाँ पर क्या नहीं है आज, वह शौर्य नहीं है, वह साहसी परिदृश्य नहीं दिखाई दे रहा। पिछोला के पास में जो झोंपड़े या पुराने मकान जो खड़े थे वो तो मानो वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। वो यूँ लगता है जैसे महाराणा प्रताप के समय के जो शिल्पकारों के बने हुए जो शिल्प के अंतिम विषाद की रेखाएं हैं, विषाद के चिन्ह हैं, यानी पराधीनता रूपी उदासी और बेचैनी से जले हुए हैं। और दग्ध अवसाद से, दग्ध माने जले हुए, अवसाद भीतर की ऐसी पीड़ा जिसके कारण व्यक्ति बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है। तो बच्चों, कवि ये कह रहे हैं कि पराधीनता रूपी उदासी और बेचैनी से जले हुए और कालिमा से घिरे हुए ये जो झोंपड़े हैं, धूसर जलद खंड भट पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। उदाहरण अलंकार के माध्यम से कवि समझा रहे हैं। धूसर यानी ये झोंपड़े धूल से भरे हुए, और जलद बादल, खंड मन टुकड़े, बादलों के टुकड़ों की तरह बहुत ही भटके हुए से दिखाई दे रहे हैं, भट पड़े हैं। जैसे विजन अनंत में, जैसे जनहीन अनंत किसी जंगल में कोई व्यक्ति भटक जाता है, ठीक ऐसे ही इस एकांत वीरान आकाश में बिखरे हुए बादल के टुकड़ों की भांति जो शौर्य और जो साहस है वो इस तरह से ही बिखरा हुआ है। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, सासी सम, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ये कहते हैं कि पिछोला झील के परिवेश में जो संध्या का काल है वो धूमिल काले अंधकार की कालिमा बिखरती हुई सी है, जो निराशा और हताशा की सूचना दे रही है। दुंदुभी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। दुंदुभी हमेशा जीत पर बजाई जाती है, और इसी तरह मृदंग ढोलक की तरह जो वाद्य यंत्र होता है। तूर्य, तूर्य एक तुर्री होती है, ऊपर की तरफ एक नली की भांति एक वाद्य यंत्र होता है जो युद्ध के लिए, आह्वान के लिए बजाया जाता है। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बाजे हैं, नगाड़े, मृदंग, दुंदुभी, तुर्री, ये सब बिल्कुल शांत है, स्तब्ध है और मौन है, चुप है। कहीं कोई भी शौर्य सूचक यंत्र, वाद्य यंत्र नहीं बज रहे हैं, कोई भी शौर्य सूचक वातावरण नहीं है, और फिर भी पुकार ही है गूंज रही व्योम में, व्योम माने आकाश। लेकिन फिर भी एक पुकार जो है वो नियम लगातार उस आकाश के अंदर गुंजायमान हो रही है। अर्थात अभी भी ये धरा, ये प्रकृति, यहाँ के लोग, यहाँ की भावनाएं ये पूछ रही है, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। अर्थात मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की गौरव की रक्षा के लिए स्वाधीनता का भार कौन ग्रहण करेगा। अर्थात वहाँ महाराणा प्रताप का एक ओजस्वी स्वर अभी भी गूंज रहा है, और कौन ऐसा है जो ये भार लेकर जरा भी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोंक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलय उल्का खंड के निकस पर कस कर, निकस कहते हैं कसौटी को, प्रलय रूपी उल्काओं के जो टुकड़े हैं वो उस कसौटी पर कस के, चूर्ण अस्थि पुंज, जो चूर 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 कर देता है हड्डियों के समूह को, सा हंसेगा अट्टहास कौन, ऐसी हंसी कौन हंसेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है बच्चों कि मातृभूमि की रक्षा और गौरव का भार ग्रहण करने वाला राणा प्रताप जैसा पराक्रमी व्यक्ति नहीं है, फिर भी पिछोला झील में राणा प्रताप का वही ओजस्वी जो स्वर है वो गुंजायमान हो रहा है। इसलिए ऐसा कौन शौर्य संपन्न व्यक्ति है जो आज अपने हड्डी और मांस, अस्थि मांस, दुर्बलता इस अस्थि मांस की, शरीर अपने आप में दुर्बल है लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा है वो बहुत मजबूत है। ऐसे में इस अस्थि और मांस से बने हुए नश्वर शरीर का मोह छोड़कर, ठोंक कर लोहे से, इसके आगे और पीछे लोहा लगाकर, अर्थात युद्ध में जब जाते हैं
तो कवच पहन कर जाते हैं। महाराणा प्रताप भी अपने शरीर पर कितने कवच धारण करते थे। तो ठोंक कर लोहे से, परख कर वज्र से, अर्थात इस शरीर के मोह को छोड़कर इसे लोहे के समान कठोर बनाकर राणा प्रताप की प्रतिज्ञा का निर्वहन कौन कर सकता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने शरीर को वज्र के समान कठोर बनाकर और प्रलय काल में चमचमाती हुई जो बिजली रूपी कसौटी पर कसकर इसे अप्रतिहत बना सके और हड्डियों के चूर्ण के समान शुभ्र अट्टहास यानी हंसता हुआ शत्रुओं को ललकार सके? ऐसा कौन है? कवि जानना चाहता है, क्योंकि जनता में वो साहस का भाव जगाने का प्रयास कर रहा है। आगे कवि कहते हैं, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। साधना पिशाचों की, यहाँ पिशाच किसको कहा गया है? अंग्रेजों को पिशाच कहा गया है। कवि कह रहे हैं कि आज विदेशी शासक जो हैं वो भारतवासियों का शोषण कर रहे हैं और भारत भूमि को पराधीन रखने के लिए बहुत सारी उनकी कपट की नीतियां चल रही है। ऐसे में ऐसा कौन व्यक्ति है जो उन विदेशी शासक रूपी पिशाचों की दुष्ट साधना को समाप्त कर दे? साधना पिशाचों की बिखेर कर खुद स्वयं चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। और जो पिशाच बैठकर साधना कर रहे हैं, जो विदेशी शासक जो हम पर शासन कर रहे हैं, उनका शासन हिल जाए जड़ों से और वो मिट्टी बनकर उड़े। दृप्त फुत्कार, और फुत्कार आपको पता होगा कि जब सर्प भयंकर फुफकारता है तो सामने वाला बिल्कुल डर जाता है और मिट्टी उड़ती है। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं, दृप्त कहते हैं प्रखर, बिल्कुल तेज युक्त जो फुत्कार है, कि भारत भूमि को पराधीन रखने की जो कपट नीतियां चल रही है, ऐसे में ऐसा कौन व्यक्ति है जो उन विदेशी शासक रूपी पिशाचों की दुष्ट साधना को समाप्त कर दे और अपने प्रदीप्त फुफकार से, अपने हुंकार से उन्हें धूल की तरह उड़ाकर दूर फेंक दे। कौन लेगा भार ये है? अर्थात कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो? जीवित है कौन? अर्थात इस बड़े भारी उत्तरदायित्व को कौन ग्रहण करेगा? आज किसमें इतनी जीवंतता है? अर्थात भीतर से किसकी आत्मा सचेतन है? सांस चलती है किसकी? कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ में। यहाँ कवि चाहता है कि प्रत्येक हृदय के अंदर ये भाव जग जाए कि कवि जिस हिसाब से उनको ललकार रहा है कि सब जाकर ये कहे कि ना मैं हूँ मेवाड़ में, अभी भी मैं हूँ जिंदा। किसमें इतनी जीवंतता है आज? कौन स्वयं को पराक्रमी आदर्शों का पालन करने वाला और मातृभूमि की गौरव गरिमा के प्रति अभिमान रखने वाला मानता है? किसकी श्वासें चल रही है? श्वासें चलने का तात्पर्य है कि किसके अंदर आज भी स्वाभिमान से परिपूर्ण, जो इस देश की वायु का जो प्रयोग कर रहा है, जो सांस ले रहा है, वो मातृभूमि के इस एक एक सांस के ऋण को चुकाने के लिए तैयार है। कहता है कौन ऊंची छाती कर, और कौन छाती ठोक कर ये कह सकता है कि मैं मेवाड़ में हूँ और मैं महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाला हूँ। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका? सम उन्नत, समान रूप से उन्नत, ऊंचा। श्रृंग कहते हैं चोटी को। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि अरावली की चोटी के समान इतना ऊंचा मस्तक किसका है? किसके अंदर अभी तक वो गौरव समाया हुआ है? कौन व्यक्ति है जो अपने माथे की बाजी लगा सकता है? बोलो, कोई बोलो। अरे क्या तुम सब मृत हो? कवि यहाँ कोशिश कर रहा है सबके अंदर साहस जगाने की, और कवि पूछ रहे हैं कि बोलो तो सही, कोई तो बोलो, कोई तो जवाब दो। क्या तुम सब मरे हुए के समान हो गए हो? आहा, इस खेवा की, खेवा कहते हैं नाव को, उन्हें बड़ा दुख हो रहा है। वे कहते हैं कि उनका कहने का तात्पर्य है कि भारत भूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए राणा प्रताप जैसे पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, और ऐसा व्यक्ति ही भारत के स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है और प्राणों की बाजी लगाकर देश के गौरव को बचा सकता है। और पिछोला झील में आज भी वही जो ओजस्वी गूंज है, प्रतिध्वनि है, वो गूंज रही है। कवि कहते हैं कि आज अतीत की गौरव गरिमा से किसका सिर अरावली पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा है? अर्थात कौन गरिमा में जीवन जीना चाहता है? बोलो तो सही। अरे कोई तो इस आह्वान का उत्तर दो। इसलिए तो कवि आह्वान कर रहे हैं कि अरे क्या तुम सब मृत हो? अर्थात सब प्रकार से तुम मर गए हो, दीनहीन हो गए हो। ये कितने दुख का विषय है कि आज भारत की
स्वतंत्रता प्राप्ति रूपी नाव की पतवार थामने वाला कौन हो सकता है। आह, आह से तात्पर्य है कि अरे, बड़े दुख का विषय है। इस खेवा की, इस नाव की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। यहाँ अंधड़ किसको कहा है? गुलामी की, पराधीनता की जो आंधी है हमारे देश में, जिसमें सब लोग बिल्कुल निराश, हताश, जिन्हें कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है, ऐसे अंधकार भरे वातावरण में, ऐसे अंधड़ में भला इस आज़ादी की नाव की पतवार कौन थामेगा। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। ज्योति रेखाहीन यानी किसी प्रकार की रोशनी की किरणें नजर नहीं आ रही है, चारों तरफ से उमड़ रहा है बिल्कुल क्षुब्ध वातावरण, अंधकार जिसका कोई दूर दूर तक कोई और छोर नहीं है। यानी इस निराशा रूपी आंधी में स्वाधीनता रूपी नाव को कौन पार लगा सकता है। इसमें पूरा सांगरूपक अलंकार है बच्चों कि हम भारतीयों के सामने जो निराशा रूपी अंधकार का अपार अथाह समुद्र विद्यमान है और सामने दुर्भाग्य सा अति बहुत दुस्तर है, उस अपार सागर में ये लहरों की तरह उमड़ घुमड़ के बढ़ रही है हमारी तरफ ये तूफान, जो रेखाहीन यानी कोई रोशनी की किरण नहीं है, क्षुब्ध और आशा रूपी प्रकाश की चमक भी नहीं है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। धीवर कहते हैं बच्चों जो मछलियां पकड़ता है उस नाविक को। काल मृत्यु खींच ले चला है। कवि बहुत ही पीड़ा के साथ कह रहा है कि आज मेवाड़ और पिछोला झील महाराणा प्रताप के बिना सुने हो गए हैं और राणा प्रताप की जो ओजस्वी वीर घोषणा को बहुत समय बीत गया है, और जो काल रूपी धीवर है, यहाँ भी रूपक अलंकार है कि जो नाविक है उस ऐतिहासिक क्षण को, उस पात्र को अपने अनंत में विलीन कर चुका है। वो तो खींच कर ले गया महाराणा प्रताप को, जो काल रूपी धीवर है वो अनंत आकाश में, और सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। सफरी कहते हैं मछली को, और अभी भी भारतवासियों की जो सांसें हैं, हमारी सांस उसी साहसी घोषणा को सुनने की आशा में अटकी हुई है। जैसे मछली जल के लिए छटपटाती है, उसके सांस पानी के लिए अटकी रहती है, तो आज भी सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी पिछोला झील की चंचल तरंग और जल की जो उसमें खूब सारी रश्मियाँ जो उठ रही है, उसमें राणा प्रताप का वह जो ओजस्वी स्वर है वो निरंतर घूमता हुआ सा गूंज रहा है मानो, और वो पूछना चाहता है कि आज भी पिछोला झील की तरंगों में राणा प्रताप की प्रतिध्वनि ये पूछ रही है कि कोई है क्या जो हमारे मेवाड़ की गौरव की रक्षा कर सके, और कोई ये कह सके कि आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। विकल मन व्याकुल हो रहा है। आज भी पिछोला झील की उस तरल जल के मंडल, जल मंडल का मतलब है कि वहाँ पे जो झील के अंदर जो पानी है जो निरंतर हवा के साथ लहराता हुआ, उसमें वो शब्द आज भी घूमता हुआ नजर आता है, वो व्याकुल गुंजायमान हो रहा है। किंतु वह ध्वनि कहाँ, लेकिन अब वह ध्वनि कहाँ रही। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। कि कवि कहना चाह रहे हैं कि परंतु महाराणा प्रताप की वह वीर घोषणा वाली प्रतिध्वनि नहीं सुनाई दे रही है। भाव यह है कि मातृभूमि की स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए राणा प्रताप जैसा ओजस्वी जो स्वर है वो आज लुप्त हो गया है। आज किसी भी मुख से हमें वो ध्वनि नहीं सुनाई दे रही जो ये कह सके कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेवाड़ धरा आज़ाद रहेगी, जब तक मैं हूँ मेरे मेवाड़ को कोई छू नहीं सकता, इसे कोई परतंत्र नहीं बना सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। तो वो जो गौरव से परिपूर्ण जो काया थी महाराणा प्रताप की, वह तो आज माया के वशीभूत हो गई है। प्रताप जो है वो चले गए हैं और अब मेवाड़ वही है, किंतु आज वह प्रतिध्वनि हमें सुनाई नहीं दे रही है। बच्चों इसमें कवि ने महाराणा प्रताप के समान कोई साहसी आचरण वाला नहीं है, इस चीज़ पर उसे अफसोस भी है, और मातृभूमि की रक्षा के लिए उस साहस की ध्वनि को कवि सुनना चाहता है। और पूरे पद में हम देखते हैं कि सांगरूपक अलंकार है, उपमा भी है और आक्षेप भी किया है इन्होंने, और अंत्यानुप्रास भी हमें इसमें नज़र आता है खुले छंद के अंतर भी। इसके अंदर कई प्रकार के जैसे वाक्यांशों का जो प्रयोग हुआ है वो प्रतीकात्मक रूप से हुआ है, जैसे लोहे से ठोंकना, वज्र और प्रलय उल्काखंड कसना, या नाव का इस प्रकार से बीच में फंसना, सफरी के समान सांसों का अटकना। तो ये मुक्त छंद की शैली में होते हुए भी इसकी जो पद योजना है वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है,
और अंग्रेजी शासनकाल में लिखी गई इस कविता में महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा को आधार लेकर मातृभूमि की आज़ादी के लिए ओजस्वी भावों की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति इसमें कवि ने की है। बहुत ही सरल तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग किया है, जो हमें बहुत ही सहज समझ में आ रहा है और ओज गुणों को, ओजस्वी भावों को अपनाने की इसके अंदर प्रेरणा दी गई है और कोशिश की गई है कि पुनः इस मेवाड़ धरा पर महाराणा प्रताप के कोई वंशज जिसमें उनका खून बह रहा हो, वो व्यक्ति साहस के साथ, हिम्मत के साथ छाती ठोंक कर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, मेवाड़ धरा के लिए वो आगे आए और केवल मेवाड़ धरा ही नहीं, भारतवर्ष की आज़ादी के लिए वो व्यक्ति सामने आए। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।